नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात कर रहे हैं, बर्टन जे मेलकील की ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। हाँ, ये किताब तो क्लासिक मानी जाती है निवेश की दुनिया में। बिल्कुल। इसने ना निवेश की जो पारंपरिक सोच थी उसको काफी हद तक चैलेंज किया है। सही। तो आज हमारे पास इस किताब की जो मुख्य विचार हैं उनका एक सार है, और हमारा मकसद है कि मेलकील जो ये पैसिव मतलब निष्क्रिय और लंबी अवधि के निवेश की बात करते हैं उसको समझें। आखिर क्यों ये नजरिया इतना दमदार माना जाता है। और इसने इतने सारे निवेशकों को कैसे प्रभावित किया है ये भी जानना जरूरी है। हाँ, किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो काफी सीधा है। ये कि भाई ज्यादातर लोगों के लिए लगातार बाजार को मात देना मतलब मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाना वो लगभग नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हाँ, तो चलिए इसी को खोलते हैं, जरा समझते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं मेलकील। ठीक है। शुरुआत करते हैं उस कॉन्सेप्ट से जिस पर यह पूरी किताब आधारित है, रैंडम वॉक थ्योरी, यादृच्छिक चाल सिद्धांत। हाँ। मेलकील का कहना है कि छोटी अवधि में मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में कीमतों का ऊपर नीचे होना वो पूरी तरह अप्रत्याशित है। जैसे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बिल्कुल। जैसे आप ये नहीं बता सकते कि सड़क पर अगला आदमी किधर मुड़ेगा, कल क्या होगा कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। अच्छा। और यहीं पर मेलकील वो मशहूर मिसाल देते हैं, थोड़ी शरारती सी। हाँ, वो बंदर वाली मिसाल। हाँ, जिसे सुनकर शायद फंड मैनेजर थोड़े असहज हो जाते होंगे। बिल्कुल। उनका दावा है कि अगर एक बंदर की आंखों पर पट्टी बांध दें और उसे कहें कि अखबार के फाइनेंशियल पन्नों पर डार्ट फेंको, तो वो जिन शेयर्स पर डार्ट मारेगा उनसे बना पोर्टफोलियो भी उतना ही अच्छा चल सकता है जितना कि एक्सपर्ट्स का बड़ी मेहनत से चुना हुआ पोर्टफोलियो। हाँ, ये सुनने में मजाकिया लगता है, पर ये जो पूरी वित्तीय विशेषज्ञता का विचार है ना, उस पर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ मजाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गंभीर आर्थिक सिद्धांत है। हाँ, बताइए। उसे कहते हैं कुशल बाजार परिकल्पना या इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, EMH। EMH सुना है इसके बारे में। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी समय स्टॉक की जो कीमत होती है ना, उसमें उस स्टॉक या कंपनी से जुड़ी सारी पब्लिक जानकारी पहले से ही शामिल होती है। मतलब सारी खबरें, रिजल्ट, सब कुछ। सब कुछ जो भी पब्लिक डोमेन में है। तो अगर बाजार इतने कुशल हैं, तो किसी के पास ऐसी कोई छुपी हुई जानकारी नहीं होती जिससे वो लगातार दूसरों से बेहतर रिटर्न कमा सके। अच्छा। सोचिए, अगर हर दुकान पर हर चीज की कीमत बिल्कुल सही हो, एकदम परफेक्ट, तो कोई डिस्काउंट कैसे ढूंढेगा या मोल भाव कैसे करेगा। सही बात है। कुशल बाजार कुछ ऐसा ही होता है स्टॉक्स के लिए। तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि पुरानी कीमतों के पैटर्न देखकर या कंपनी की रिपोर्ट पढ़कर भविष्य का अंदाजा लगाना वो एक तरह से बेकार है, क्योंकि वो जानकारी तो पहले ही कीमत में शामिल है। एग्जैक्टली। और ये बात सीधी चोट करती है एक्टिव ट्रेडिंग पर, स्टॉक चुनने की रणनीतियों पर। सही कहा। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए मेलकील उन तरीकों की आलोचना करते हैं जिनसे लोग स्टॉक चुनने की कोशिश करते हैं। पहला है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स और पैटर्न्स वाला। हाँ, वही। इसे मेलकील कहते हैं हवा में महल बनाना। इसमें लोग क्या करते हैं, पुराने प्राइस चार्ट्स देखते हैं, वॉल्यूम डेटा देखते हैं और भविष्य के पैटर्न पहचानने की कोशिश करते हैं। वो सब जटिल ग्राफ्स, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, हाँ, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। मेलकील इसे लगभग छद्म विज्ञान मतलब सूडो साइंस मानते हैं। अच्छा। उनका तर्क है कि इन पैटर्न्स का कोई ठोस आर्थिक आधार नहीं है, और जो पैटर्न दिखते भी हैं वो अक्सर बस संयोग होते हैं। कोइंसिडेंस। हाँ, हम इंसानों की आदत होती है ना पैटर्न ढूंढने की, तो हम इन संयोगों को ज्यादा महत्व दे देते हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि इतनी आलोचना के बाद भी आज भी बहुत सारे ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं। क्यों? हाँ, ये सवाल तो है। शायद इसका ने एक मनोवैज्ञानिक कारण है। अनिश्चितता में हमें कंट्रोल का एहसास चाहिए होता है। टेक्निकल एनालिसिस शायद वो एहसास देता है, भले ही उसकी भविष्यवाणी की ताकत पर सवाल हो। अच्छा। ये उन व्यवहारिक पूर्वाग्रहों मतलब बिहेवियरल बायसेस से जुड़ता है जिनकी बात हम शायद आगे करेंगे, कैसे हमारा दिमाग हमें तर्कहीन फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, तो ये तो हुई चार्ट्स और पैटर्न की बात। अब आते हैं दूसरे तरीके पर जिसकी मेलकील जांच करते हैं, मौलिक विश्लेषण यानी फंडामेंटल एनालिसिस। हाँ, ये ज्यादा पारंपरिक तरीका है। हाँ, इसे वो ठोस नींव सिद्धांत कहते हैं। ये ज्यादा सम्मानित भी माना जाता है। बिल्कुल, इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स देखे जाते हैं। हाँ, जैसे कंपनी कितना कमा रही है, उसकी संपत्ति कितनी है, कर्ज कितना है, मैनेजमेंट कैसा है, इंडस्ट्री में उसकी क्या जगह है।
इन सब चीजों को देखकर उसकी असली कीमत आंकने की कोशिश। वॉरेन बफेट जैसे निवेशक इसी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहां बात दिलचस्प हो जाती है। मैल्कील मानते हैं कि ये तरीका टेक्निकल एनालिसिस से तो बेहतर है, पर इसकी भी अपनी सीमाएं हैं, गंभीर सीमाएं। हाँ, मैल्कील इस ठोस नींव वाले तरीके की भी कमियां गिनाती हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि किसी कंपनी की सही या आंतरिक कीमत का एकदम सटीक अंदाजा लगाना। ये तो मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। भविष्य में कंपनी कितना कमाएगी, अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, नया कंपटीशन कितना असर डालेगा, मैनेजमेंट कितना काबिल साबित होगा, इन सब का अनुमान लगाना इसमें बहुत व्यक्ति परखता है, मतलब सब्जेक्टिविटी। सही। आप 10 अलग-अलग एक्सपर्ट्स को एक ही कंपनी का विश्लेषण करने को कहें, तो हो सकता है वो 10 अलग-अलग कीमतों पर पहुंचे। हाँ, ये तो होता है। ये दिखाता है कि इसमें कितनी अनिश्चितता है। और फिर जो विश्लेषण कर रहा है वो इंसान है, उसकी अपनी गलतियां, उसके अपने पूर्वाग्रह यानी बायसेस, वो भी नतीजों पर असर डालते हैं। मतलब चार्ट पढ़ना भी भरोसेमंद नहीं और कंपनी की पूरी कुंडली पढ़ना भी बहुत मुश्किल और सब्जेक्टिव। हाँ, तो फिर आम निवेशक क्या करे? यहीं पर मैल्कील अपनी मुख्य सलाह देते हैं, इंडेक्सिंग। ये क्या चीज है? इंडेक्सिंग का विचार ना बहुत सरल है। बजाय इसके कि आप अलग अलग कंपनियों को चुनकर बाजार को हराने की कोशिश करें, आप सीधे सीधे पूरे बाजार या उसके एक बड़े हिस्से में ही निवेश कर दें। पूरे बाजार में? वो कैसे? ये होता है इंडेक्स फंड्स के जरिए। आप ऐसे फंड्स में पैसा लगाते हैं जो किसी जाने माने बाजार सूचकांक, जैसे भारत में निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 या अमेरिका में S&P 500। हाँ बिल्कुल, तो ये फंड्स उसी सूचकांक में शामिल सभी या ज्यादातर शेयरों को उसी अनुपात में खरीद लेते हैं। अच्छा। तो अगर बाजार ऊपर जाता है, आपका फंड भी ऊपर जाता है। बाजार नीचे तो फंड भी नीचे। आप बस बाजार का औसत रिटर्न पाने का लक्ष्य रखते हैं, उसे हराने का नहीं। और ये फंड्स आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, आजकल तो बहुत आसानी से कम लागत वाले इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs, जिन्हें आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की तरह खरीद बेच सकते हैं। और मैल्कील सिर्फ ये कहते नहीं, वो इसके सबूत भी देते हैं ना, इसका कुछ डेटा होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके पीछे दशकों का डेटा है। मैल्कील और कई दूसरे रिसर्चर्स ने बार बार दिखाया है। क्या दिखाया है? कि लंबी अवधि में ज्यादा पर एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड, मतलब वो फंड जिनमें मैनेजर स्टॉक चुनने की कोशिश करते हैं, हाँ। वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिटर्न दे पाते हैं, खासकर जब उनकी ऊंची फीस और खर्चे काट दिए जाएं। कितना कम? कुछ अंदाजा? एक आंकड़ा अक्सर सुनने में आता है कि पिछले 15-20 सालों में शायद 80 से 90% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मात नहीं दे पाए। 80 से 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सोचिए, इसकी मुख्य वजह है इंडेक्स फंड्स की बहुत कम फीस, क्योंकि कोई महंगा मैनेजर नहीं है स्टॉक चुनने के लिए, और कम ट्रेडिंग होती है जिससे ब्रोकरेज और टैक्स बचता है। सही। एक्टिव फंड मैनेजर को सिर्फ बाजार को नहीं हराना होता, उसे अपनी फीस वसूलने के बाद भी बाजार को हराना होता है, और ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। ये आम निवेशक के लिए बहुत बड़ा सबक है। लागत कितनी मायने रखती है। बिल्कुल, वो जो सालाना 1-2% फीस का अंतर दिखता है ना, वो 20-30 साल में आपके रिटर्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा सकता है। तो ये तो हुई गणित और बाजार की कुशलता की बात, लेकिन मैल्कील कहानी में इंसानी फितरत को भी लाते हैं। व्यवहारिक वित्त यानी बिहेवियरल फाइनेंस। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैल्की समझाती हैं कि हम निवेशक के तौर पर हमेशा एकदम लॉजिकल, तर्कसंगत फैसले नहीं लेते। हम इंसान हैं आखिर। बिल्कुल, हमारे अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक झुकाव होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं, बायसेस, जो हमें गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। जैसे कि पहला है अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस। हमें लगता है हम बाजार को ज्यादा समझते हैं या हम सही स्टॉक चुन सकते हैं। हाँ, मुझे पता है ये शेयर चलेगा। हाँ, इससे हम जरूरत से ज्यादा जोखिम ले लेते हैं। दूसरा है नुकसान से बचना यानी लॉस अवर्जन। हाँ, हमें नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। अच्छा। इस वजह से हम घाटे वाले निवेश को जल्दी नहीं बेचते, उम्मीद करते हैं कि वो वापस ऊपर आएगा, और फायदे वाले निवेश को जल्दी बेच देते हैं, डर के मारे कि कहीं मुनाफा चला ना जाए। ये तो होता है। और तीसरा है झुंड मानसिकता यानी हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल। हाँ बिल्कुल, हम वो करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। जब कोई शेयर या सेक्टर तेजी से ऊपर जाता है तो हमें डर लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे। वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो। और हम बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ते हैं, अक्सर तब
जब वो बहुत महंगा हो चुका होता है। और जब बाजार गिरता है तब दूसरों को बेचते देख हम भी घबराहट में बेच देते हैं, अक्सर सबसे निचले स्तर पर। बिल्कुल, जैसे जब कोई मीम स्टॉक वायरल हो जाता है और सब उसे खरीदने लगते हैं बिना ये देखे कि कंपनी क्या करती है, कीमत सही है या नहीं। वो झुंड मानसिकता है। एग्जैक्टली। या फिर जब आपका कोई शेयर 20% गिर गया और आप उसे बेचने की बजाय और पैसा लगा रहे हैं एवरेज करने के लिए, ये सोचकर कि जरूर ऊपर जाएगा, जबकि शायद कंपनी में ही कुछ गड़बड़ हो गई हो। हाँ, ये लॉस अवर्जन का असर हो सकता है। तो ये सारे बायसेस हमें ठीक वो काम करवाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, महंगा खरीदना और सस्ता बेचना। एकदम सही कहा। और यहीं पर मैल्कील की सलाह का व्यवहारिक महत्व सामने आता है। जब वो कहते हैं कि अनुशासन बनाए रखें, तो वो इन्हीं मनोवैज्ञानिक जालों से बचने की बात कर रही होती हैं। बाजार के शोर शराबे और मीडिया की भविष्यवाणियों पर ध्यान ना देना, सही। वो हमें झुंड मानसिकता और अति आत्मविश्वास से बचाता है। सही। बाजार गिरे तो घबराना नहीं, अपनी लंबी अवधि की योजना पर टिके रहना, ये हमें लॉस अवर्जन और डर में बेचने से रोकता है। मतलब इन बायसेस को समझना ही पहला कदम है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि हमारा अपना दिमाग ही कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है निवेश में। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मैल्कील की जो दशकों की रिसर्च है, उनके जो तर्क हैं, उनसे आम निवेशक के लिए क्या टेकअवेज हैं, क्या प्रैक्टिकल सलाह है? हाँ, मैल्कील की सलाह को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटा जा सकता है। बताइए। पहला, जल्दी शुरू करें, स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करें, चाहे छोटी रकम से ही क्यों न हो। इससे आपके पैसे को कंपाउंडिंग की ताकत से बढ़ने का ज्यादा समय मिलेगा। हाँ, वाइनस्टीन वाली बात, 8वां अजूबा। बिल्कुल, समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है निवेश में। दूसरा, विविधता लाएं, डाइवर्सिफाई करें। मतलब सारे अंडे एक टोकरी में नहीं। सही, अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं, अलग अलग तरह की संपत्ति में बांटें, जैसे भारतीय शेयर, विदेशी शेयर, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सोना, शायद थोड़ा रियल एस्टेट। अलग अलग देशों में भी? हाँ, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में भी निवेश करें। इससे होता क्या है कि जब एक एसेट क्लास अच्छा नहीं कर रहा होता तो शायद दूसरा कर रहा हो, आपका कुल जोखिम कम हो जाता है। ठीक है। तीसरा, लागत कम करें, मिनिमाइज कॉस्ट्स। ये इंडेक्स फंड वाली बात। हाँ, निवेश के ऐसे विकल्प चुनें जिनकी फीस और खर्चे कम हो, जैसे कि इंडेक्स फंड और ETFs, और बार बार खरीदने बेचने से बचें। क्यों? हाई ट्रेड पर ब्रोकरेज लगता है, टैक्स लगता है, ये सब आपके रिटर्न को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। सही। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, अनुशासित रहें, स्टे डिसिप्लिन्ड। भावनाओं पर काबू। बिल्कुल, एक बार सोच समझकर निवेश योजना बना ली, फिर उस पर टिके रहें। बाजार में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, ये उसकी फितरत है। डर में जब बाजार गिरे या लालच में जब बाजार बहुत तेजी से बढ़े, अपनी योजना ना बदलें। भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। लंबी अवधि के लिए खरीदो और रखो, यानी बाय एंड होल्ड की रणनीति अपनाएं। धैर्य रखें। तो मूल मंत्र हुआ सादगी, अनुशासन और सबूतों पर आधारित नजरिया। हाँ, बाजार को हराने की कोशिश में ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय बाजार की ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें। बिल्कुल। मैल्कील का संदेश ना निवेशकों को सशक्त बनाता है। वो ये कहती हैं कि आपको कोई फाइनेंस का जीनियस होने की जरूरत नहीं है सफल निवेशक बनने के लिए, या किसी महंगे सलाहकार की भी जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ बुनियादी सिद्धांत समझने हैं, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है और लगातार निवेश करते रहना है। ये उन जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमों को खारिज करता है। हाँ, और उन गुरुओं की दावों को भी जो कहते हैं कि वो लगातार बाजार को मात दे सकते हैं। ये एक यथार्थवादी, रियलिस्टिक और समय परीक्षित, टाइम टेस्टेड तरीका है। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की चर्चा के जो मुख्य निष्कर्ष हैं उन्हें एक बार फिर दोहराते हैं। मैल्कील की रैंडम वॉक थ्योरी कहती है कि शॉर्ट टर्म में बाजार की चाल अप्रत्याशित है, इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए एक्टिव ट्रेडिंग या स्टॉक चुनकर लगातार बाजार से बेहतर रिटर्न कमाना लगभग नामुमकिन है। सही। तो सबसे भरोसेमंद तरीका है लंबी अवधि के लिए पैसिव निवेश करना, मतलब कम लागत वाले अच्छे से डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाना। और इसके साथ साथ हाँ, जल्दी शुरुआत करना, लागत कम रखना और सबसे जरूरी भावनाओं पर काबू रखकर अनुशासित रहना। ये सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। मैल्कील ने ये तर्क दशकों पहले दिए थे और समय के साथ पैसिव निवेश के पक्ष में सबूत और मजबूत ही हुए हैं। हाँ ये तो है।
फिर भी आज भी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मीडिया में, टीवी पर, बातचीत में एक्टिव मैनेजमेंट, स्टॉक चुनने की टिप्स, अगला मल्टी बैगर कौन सा होगा, इन बातों का बोलबाला क्यों है? ये तो सोचने वाली बात है। जब आंकड़े इतने साफ हैं, तो ये एक्टिव फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी और फायदेमंद क्यों बनी हुई है? ये जो जिद है एक्टिव मैनेजमेंट की, ये निवेशकों की अपनी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों के बारे में ज्यादा बताती है या फिर खुद फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अपने हितों और काम करने के तरीके के बारे में? दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।